आपने 7 बजे तक बैठना है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैब 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 33। आज के लेक्चर में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2। टेस्ट हमारे हुए थे, उनकी डिस्कशन पेंडिंग थी। आज के लेक्चर में टेस्ट डिस्कशन होगी। इसी बहाने हमारे दोनों चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। टेस्ट 1 हमारा बेस कर रहा था चैप्टर 10 पे और टेस्ट 2 हमारा बेस कर रहा था चैप्टर 11 पे। टेस्ट 2 थ्योरेटिकल चैप्टर, टेस्ट 1 थ्योरेटिकल, टेस्ट 2 न्यूमेरिकल चैप्टर 11, टेस्ट 1 चैप्टर 10, टेस्ट 2 चैप्टर 11। फाइनेंस के पोर्शन में सोच के जवाब दीजिएगा, फाइनेंस के पोर्शन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस आ सकता है। एग्जाम्पल बताई नहीं थी, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और पूछ भी सकता है। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था उसमें लास्ट पार्ट सी नहीं था, सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला, सोर्स ऑफ फाइनेंस याद है। और फिर इसके अलावा वर्किंग कैपिटल में भी पूछता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की टेक्निक्स, वो भी थ्योरेटिकल है। तो याद रखिएगा फाइनेंस के पोर्शन में भी वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सकता है और बनाता है कुछ क्वेश्चंस में। इसीलिए जो चैप्टर 10 है हमारा, ये बताइए मैनेजेरियल पोर्शन में आता है, किस ग्रेड में, मैनेजेरियल वाले या फाइनेंस वाले में? फाइनेंस वाले में। लेकिन क्या हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? दो रीजन की वजह से पढ़ना चाहिए। नंबर 1 चैप्टर 11 समझने के लिए जरूरी है। नंबर 2 एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन वो सेट कर सकता है थ्योरेटिकल। टेस्ट 1 कह रहा है, क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन द की फीचर्स। क्या बताना है? की फीचर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिस्टेड बिलो। डिस्क्राइब when it might be appropriate to use each of them। दो चीजें बतानी है, फीचर्स बताने हैं और बताने हैं आप इस सोर्स को कब इस्तेमाल करेंगे। फीचर से मुराद उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सम टाइम एडवांटेजेस भी आ जाते हैं, अगर कोई डिसएडवांटेज हो वो भी आ जाते हैं। अल्लाह नहीं पूछे हुए ना, तो फीचर में हम एडवांटेज डिसएडवांटेज कर सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इक्विटी यानी शेयर्स, शेयर्स के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स बताइए शेयर्स के। जी क्या फीचर्स हैं? ओनरशिप राइट है, वोटिंग राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन रीपेमेंट नहीं है, ऑब्लिगेशन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं है, इंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड तो है, वो फीचर है। और एक के अहम चीज फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज आप भूल रहे हैं, टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। क्लियर? अच्छा, कब आप इसको यूज करेंगे? किस सिचुएशन में आप शेयर्स इशू करके? जब लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड हो। और मुझे बताइए आजकल स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं? मेरा भाई गूगल पे देख के बता आज का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स पॉइंट्स कितने हैं? 100 पॉइंट्स बता। PSX 100 पॉइंट्स कितने हैं? जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, पॉइंट्स 50,000, 51,000, 52,000 हो रहे हैं, तो बताइए उस वक्त शेयर्स इशू करना बेहतर है कि लोन लेना? उस वक्त मार्केट में शेयर प्राइसेस हाई हैं, मार्केट तेज होती है ना, जब शेयर प्राइसेस हाई, उस वक्त शेयर इशू करेंगे, हाई प्राइस मिलेगी। ठीक है, तो जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो, जब रीपे नहीं करना, ज्यादा अमाउंट चाहिए, तो उस वक्त शेयर जरूरी है। अप्रोप्रिएट ना समझ आ गई? जी कोई बात नहीं, पहली दफा कहे हमें लगता है, कोई बात नहीं। फिर से लीज, लीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पेमेंट्स टैक्स डिडक्टेबल है, शाबाश। और ओनरशिप ट्रांसफर, आपके पास ओनरशिप, आप एसेट का यूज कर सकते हैं विदाउट बाइंग। जब आपके पास हैवी फाइनेंस अवेलेबल ना हो लेकिन एसेट को यूज करना हो, लीज एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। जब एसेट से इस्तेमाल के बाद जल्दी खराब हो जाते हों, उनमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, मेंटेनेंस का, तो उस वक्त लीज बेहतर है। ठीक है, ताकि इसमें अगर ये ऑब्सोलीट हो भी जाते हैं, इंपेयर्ड हो भी जाते हैं, तो नुकसान किसका होगा? ओनर का होगा, हमारा थोड़ा ही होगा। ठीक है जी। वेंचर कैपिटल, हाँ असल तो भाई ना टर्म, वेंचर कैपिटल, बिजनेस एंजल्स, प्राइवेट इक्विटी फंड। बिजनेस एंजल्स ये कौन लोग होते हैं? इंडिविजुअल्स होती हैं कि कंपनीज होती हैं? बिजनेस एंजल फरिश्ते इंडिविजुअल्स होते हैं।
कौन से इंडिविजुअल? मेरे आपके जैसे? नहीं नहीं, वेल्दी इंडिविजुअल, वेल्दी इंडिविजुअल मेरे जैसे। शाबाश शाबाश, चाय पिला रहा हूँ। हाँ, तो वो कहीं और पहुंचा दिया मुझे कंसेप्ट भूल गया मैं। अच्छा, बिजनेस, तो ये अच्छा बताइए, लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग के लिए बेहतर है या शॉर्ट अमाउंट के लिए? लार्ज अमाउंट, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ठीक है, ये लार्ज। अच्छा बताइए, स्टार्टअप बिजनेस में ये इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या कि ग्रो ना बिजनेस में? स्टार्टअप बिजनेस में, ठीक है। अच्छा, क्या ये बिजनेस को एडवाइस देते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे? बिजनेस को एडवाइस दे, अच्छा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? एडवाइस देंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस की बेस पे इस पैसे को इस जगह पे इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो एग्जांपल बताई थी ना आपको, आपने बताई थी क्या, शार्क टैंक की एग्जांपल थी जो भी, हाँ जो। फिर इसके बाद दूसरी एग्जांपल, अच्छा ये जो है नेक्स्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है नॉर्मली? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, और ये लार्ज अमाउंट के लिए सूटेबल है, लेकिन इस ये कंट्रोल भी पसंद करता है अपना। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, कंट्रोल भी पसंद करता है, ठीक है। और ये नॉर्मली स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या ग्रोन अप बिजनेस में? उसमें तो अच्छा, वो कौन सा था जिसमें था एग्जिट रूट देखता है वो, और 3 साल, वो यही था, क्लियर? अच्छा, ये तो चले, ये भी किसी हद तक स्टार्टअप बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं और ग्रोन अप। वो कौन सा फाइनेंसिंग ऑप्शन है जो मैच्योर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है? ऐसा मैच्योर बिजनेस जिसमें कुछ इनएफिशिएंसीज की वजह से लॉस आ रहा हो, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। और ये बाज़ औक़ात बिजनेस को कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोल करने का पॉलिसीज को चेंज करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं, सिक यूनिट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्दी करते हैं, और उसके बाद हाई प्राइस। ये हमने पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? ठीक है, ये सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। कोई प्रॉब्लम इनमें? मजीद कोई इशू हुआ तो आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो कौन से वाला था जो इन्वेस्ट करने के बाद कंट्रोल लेता था, कंट्रोल लेने के बाद पॉलिसीज को चेंज करता था, इनएफिशिएंसी को रिमूव करके प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करता था, और फिर उसके बाद सेल कर देता था? वो वेंचर कैपिटलिस्ट होता था या प्राइवेट इक्विटी फंड? पक्का? शाबाश, क्लियर? हाँ ठीक है। आज कितने पॉइंट्स हैं? आज तो खैर बंद होगी, कल का होगा ये। हाँ जी, एडवांस 200, 525 पॉइंट, KSE 100 इंडेक्स 54,000 पे, 54,261, गुड है। नेक्स्ट, जी जी, लीज के, जब आपने एसेट को इस्तेमाल करने की जरूरत है लेकिन उसको ओन नहीं करना चाहते, जब आपके पास एसेट बाई करने की अमाउंट नहीं है, एसेट को यूज करना है, आपके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो आप इस पर लीज पे ऑब्टेन कर लेंगे, आपको पीरियडिकली रेंटल पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। पहला, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट सिक्योरिटाइजेशन याद है क्या होता था? ऐसे एसेट्स को जो कि नॉन मार्केट हैं उनको मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना और फिर उसे पैसे इकट्ठे करना। अच्छा, तरीकाकार क्या होता था? तो हाँ, एक कंपनी, नई कंपनी क्रिएट किया जाता था, एसेट इसको ट्रांसफर किए जाते हैं, वो फाइनेंसिंग अरेंज करवा के वापस कंपनी ए को फंड्स ट्रांसफर कर देते थे, ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। एक और भी सिक्योरिटाइजेशन की टाइप होती थी, वो क्या होती थी? कैश फ्लो सिक्योरिटाइजेशन, कि फ्यूचर में जो होने वाला कैश फ्लोस बिजनेस रिसीव करेगा, उनके अगेंस्ट उनको भी मार्केट किया जा सकता है, उनको भी सेल किया जा सकता है मार्केट में। अजीब बात नहीं है? फ्यूचर में कैश फ्लोस आएंगे, उनको मार्केट में सेल किया जा सकता है, वो है कैश फ्लो सिक्योरिटी। एग्जांपल बताई थी ना आपको, ये एक तरह से जैसे बिजनेस में कोई शेयर सेल किए जाते हैं ना, उस तरह एक प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लोज है वो सेल किया जा सकता है। बहरहाल हमारे सिलेबस में सिर्फ बेसिक डेफिनेशन की हद तक है। डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन वैल्यू एंड कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन वैल्यू
कुछ हमारे सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल होती है ना, जैसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी कन्वर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड ज़्यादा एग्जांपल है जो हमारे टेक्स्ट में उसने यूज़ किया है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, पहले कन्वर्जन वैल्यू बताइए। कि जब ये कन्वर्ट 3 साल के बाद अगर एक बॉन्ड ने कन्वर्ट होना है शेयर्स में, तो उस शेयर्स की आज की वैल्यू क्या है, यह है कन्वर्जन वैल्यू। यानी अगर आज फर्ज कीजिए हमारे पास एक बॉन्ड है, उसके ऊपर राइट है कि आप चाहें तो 3 साल के बाद इसको 5 शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, उस शेयर की आज की 3 साल बाद की नहीं, आज की वैल्यू 30 रुपये है, कन्वर्जन वैल्यू कितनी हुई, कन्वर्जन वैल्यू कितनी हुई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कन्वर्ट होंगे 5, एक शेयर की आज की मार्केट वैल्यू क्या है 30, तो आज की कन्वर्जन वैल्यू क्या हुई 150, ये कन्वर्जन वैल्यू। और कन्वर्जन प्रीमियम क्या है, उस बॉन्ड की आज की मार्केट वैल्यू, असूली तौर पे देखें ना, अगर असूली तौर पे देखें तो बॉन्ड की जो कन्वर्जन वैल्यू है वो ही आज की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। किसको कन्वर्ट करेंगे तो इतनी अमाउंट के शेयर बनेंगे, तो उस बॉन्ड की वैल्यू भी इतनी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि शेयर्स को एक ओनरशिप राइट होते हैं, तो इसीलिए शेयर्स की हो सकता है प्राइस ज़्यादा हो, तो बॉन्ड जो है उसको फिर उस प्राइस पे नहीं बेचा जाता जितने अमाउंट के शेयर्स में उसने कन्वर्ट होना है, उससे हायर अमाउंट में बेचा जाता है। जैसे ये बॉन्ड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना, मार्केट में 150 का नहीं होगा, हो सकता है 170 का बिक रहा हो। जो 20 रुपये होंगे ये कहलाता है हमारा कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड बाय करने के लिए आप उसकी ट्रू वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से जो ज्यादा पे कर रहे हैं, वो है कन्वर्जन प्रीमियम। क्लियर हुआ? कन्वर्जन वैल्यू याद है क्या? आज की कन्वर्जन वैल्यू क्या है, आज की कन्वर्जन वैल्यू। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चंस होते थे हमारे जिनमें हम कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, IRR कैलकुलेट करते थे, उनमें तो कन्वर्जन वैल्यू हम कौन सी वाली लेते थे, आज की वाली या जिस दिन उसने कन्वर्ट होना है, रिडीम होना उस दिन वाली? हाँ, उसके बाद उसको डिस्काउंट, जब डिस्काउंट करते थे तो एक तरह से आज की वैल्यू बन जाती है। शाबाश, याद आया कंसेप्ट? चलिए, ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको मार्क कर लिए 2 का पार्ट बी। वारंट क्या है? वारंट क्या है? ये हाइब्रिड सिक्योरिटी, हाइब्रिड टाइप सिक्योरिटी जिसमें डेट एलिमेंट भी है, इक्विटी एलिमेंट भी है। होल्डर के पास राइट होता है कि वो कन्वर्ट करवा, लेकिन वो तो कन्वर्टेबल बॉन्ड में भी होता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड और हाँ, कन्वर्टेबल बॉन्ड में जो कन्वर्जन राइट है उसे इंटरेस्ट राइट के साथ सेपरेट नहीं कर सकते, वारंट में कर सकते हैं। उसको अलग से सेल भी कर सकते हैं कि हम इंटरेस्ट लेते रहे और जो राइट टू कन्वर्ट है इनटू शेयर्स उसको अलग से बेच दें। इसीलिए इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहा जाता है वारंट को। इसमें दोनों तरह का एलिमेंट है, इंटरेस्ट भी और इक्विटी वाला भी, बॉन्ड वाला भी इक्विटी वाला भी। यूरो बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो यूरोप में इशू हो, फिर कौन सा, जो फॉरेन करेंसी में यूज हो। अच्छा बताइए, पाकिस्तान में एक अगर बॉन्ड इशू होता है डॉलर में, उसका नाम यूरो डॉलर बॉन्ड। शाबाश, ठीक है। और यूरो में होता है तो यूरो बॉन्ड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड आईपीओ, आईपीओ और इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इंट्रोडक्शन में हम एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही मार्केटेबल बनाते हैं, उससे स्टॉक एक्सचेंज में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लिस्ट करवाते हैं, न्यू शेयर्स नहीं कंपनी इशू करती। और आईपीओ में न्यू शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। और मैंने बताया था आपको आईपीओ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है भला कंपनी के लिए, शेयर प्राइस डिसाइड, क्योंकि ऑलरेडी तो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस मौजूद नहीं है, तो बाज़ औक़ात वो शेयर प्राइस ना मिस कैलकुलेशन हो जाती है, गलत कैलकुलेशन हो जाती है। अब अगर हमने शेयर इशू करना है 1 मिलियन, प्राइस ब्रोकर के साथ बैठ के डिसाइड किया, ब्रोकर ने कहा सर 100 रुपया ठीक है, हमने 1 मिलियन के कॉल्स की, एप्लीकेशन आ गई 10 मिलियन की, इसका मतलब क्या है? प्राइस आपने सही एस्टिमेट नहीं की, प्राइस बहुत कम की है, इसको 250, 300, 400 के करीब होना चाहिए था। जी क्लियर हो गया ये?
इसमें कोई प्रॉब्लम? जब एक बार इशू हो जाता है तो विड्रॉ नहीं कर सकते कि जब एक दफ़ा इशू हो गया विड्रॉ नहीं कर सकते, बस एक दफ़ा इशू हो गए तो इशू हो गया। हाँ, कंपनीज बाय बाय करती हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बाय बाय कर सकते हैं, उसके ऊपर रूल्स हैं, कमीशन के रूल्स हैं जी, उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। वो हमारे कैफ में नहीं है, सी फैप में है बाय बैक रूल्स, ठीक, कर सकते हैं लेकिन अमूमी तौर पे कंपनीज करती नहीं है। ये बाय बैक जो होता है ना, ये बोनस शेयर का अपोजिट होता है इसका ट्रीटमेंट। बोनस शेयर में वही तादाद डबल हो जाती है, बाय बैक में वही तादाद कम हो जाती है। बहरहाल, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलें। ये तो छोटा सा टेस्ट था चैप्टर 10 का, असल टेस्ट सब है। कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर सामने रखिए। ये है चैप्टर 11 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई जब कैलकुलेटर भूला है बैग में ले लिया। स्टार्ट। कैलकुलेटर किधर है? कैलकुलेटर किधर है? लाइब्रेरी में क्यों पड़ा है? कैलकुलेशन कैसे करोगे? चाहे कैंसिल सर। कैलकुलेटर किधर है? किधर है कैलकुलेटर? आपका कैलकुलेटर अपने सामने रखें। कैलकुलेटर नहीं है कैलकुलेटर। चलिए सबसे पहले, अच्छा इसमें आपकी प्रैक्टिस करवाई गई थी शुरू में, पहले 2-3 एग्जाम प्रैक्टिस, ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ताकि आप वार्म अप हो जाएं। ये वार्म अप एक्सरसाइज समझिएगा, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन तो नेक्स्ट पेज पे हैं। पहला, W हैज 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू, करंट डिविडेंड ₹10 ईच, एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कंप्यूट क्या करना है? मार्केट प्राइस। बताइए क्या मार्केट प्राइस कैसे? भाई चैप्टर का नाम तो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हमें कह रहा है मार्केट प्राइस कैलकुलेट करो, ये कैसे हो सकता है? उसी फार्मूला में मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो सकती है, उसी फार्मूला के जरिए से कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट हो सकती है। डिपेंड करता है आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी दी है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू दिया तो कॉस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसने कहा है सारे सिचुएशन में क्वेश्चन 1 में कंप्यूट मार्केट प्राइस। इसका मतलब है एक चीज मुझे कंफर्म है कि आगे जितने भी पार्ट्स आएंगे उन सब में उसने मार्केट प्राइस नहीं दी होगी, कॉस्ट दी होगी। देखिए ऐसा ही नहीं है, पहले क्वेश्चन में भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया, दूसरे में भी, तीसरे में भी, लास्ट में, क्योंकि उसी फार्मूला के जरिए से मार्केट प्राइस कैलकुलेट होती है और उसी फार्मूला के जरिए से कॉस्ट कैलकुलेट होती है। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी ये हम कर रहे थे। W हैज 50,000 ऑर्डिनरी शेयर इन इशू, करंट डिविडेंड में कौन सा फार्मूला लगेगा? शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा फार्मूला है हमारे पास? हाँ, विदाउट ग्रोथ मॉडल, विद ग्रोथ मॉडल। ये विद ग्रोथ लगेगा, विदाउट ग्रोथ? विदाउट ग्रोथ फार्मूला क्या है विदाउट ग्रोथ का? क्या फार्मूला है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इस हिसाब से याद किया हुआ ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? डी नॉट इंटू 1+G तो नहीं है? 1+G क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ मॉडल नहीं है। डिवाइडेड बाय पी नॉट। क्या है डी नॉट? 10 और पी नॉट ये। अब पी नॉट कैलकुलेट कर, अब चूंकि इस फार्मूला यही है, इसमें हमने प्राइस को यूज करना है, प्राइस को कैलकुलेट करना है। पी नॉट इधर आ जाएगा, ये डी नॉट डिवाइडेड बाय के। डी नॉट क्या हुआ? 10 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15, 15% है, 10% है। अच्छा 10% है, मुझे बताइए यहाँ पे 10% लिखूँ या 0.1? ये मैंने आपको बताया हुआ हमेशा परसेंटेज में नहीं, आपने पॉइंट्स में डेसिमल सिस्टम में लिखना है, क्योंकि कैलकुलेशन 0.1 के साथ ही होगी। डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू इस शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? 100। क्लियर है? टैली? आगे चलते हैं सेकंड। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? X has 10,000 ordinary shares in issue, total dividend ₹500,000, no growth expected, cost of equity 15%। ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, क्या करना है? सेम फार्मूला अप्लाई होगा यही। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? उसने हमें डिविडेंड नहीं दिया, एक शेयर का नहीं दिया हुआ, टोटल दे। तो क्या करें? एक शेयर पे कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट करेंगे?
1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर है, सॉरी 10,000 ऑर्डिनरी शेयर है, टोटल डिविडेंड 500,000 है, 500 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आ गया 50। डी नॉट कितना हुआ 50। ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, तो क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 0.15 333.33। कोई प्रॉब्लम? फार्मूला याद है जी? क्या सोल्यूशन में फार्मूला लिखना चाहिए? यस। मार्क्स अगर ज़्यादा हैं तो यस लिखना चाहिए। रूल बना लीजिए लिखना है। इसमें एक एक दो दो नंबर है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एग्जाम में लिखने की ज़रूरत होगी जी। नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं, फार्मूला लिखना है, वर्किंग शो करवानी है। फार्मूला लिखना है, वर्किंग शो करवानी है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम कम हो, मार्क्स कम हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सेम सिचुएशन आएगी जब आप वैल्यूएशन कर रहे होंगे शेयर्स की, तो उसमें कैपएम के जरिए से, आपको पता है वैल्यूएशन करने के लिए पहले हम कैपएम मॉडल यूज़ करते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और फिर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए ग्रोथ मॉडल यूज़ करते हैं। तो उसमें अक्सर एक प्रॉब्लम आती है, क्या कैपएम का फार्मूला लिखना चाहिए? तो अगर टाइम हो लिख देना चाहिए। हाँ, अगर टाइम कम है आपके पास, या समझते हैं आपके क्वेश्चन के मार्क्स कम है, तो आप उसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमेशा टू बी ऑन सेफ साइड बेहतर क्या है, फार्मूला लिख दिया जाए। 3. Y has 1 million ordinary share. The dividend just paid ₹10 per share and it is expected to grow at 5% per annum. Cost of equity 15%. Expected to grow. ग्रोथ वाला फार्मूला लगेगा। ग्रोथ वाला फार्मूला क्या है जी? अच्छा एक मिनट ठहरिए, ग्रोथ में पहले मुझे बताइए, फार्मूला दो तरह का आता है, एक है डी नॉट इंटू 1 प्लस जी, एक है D1। मुझे कौन सा यूज करना है? अब ये ना कह दीजिएगा सर दोनों सेम है। अच्छा एक मिनट ठहरे, क्या फर्क है? D1 लिखता हूं या D नॉट इंटू 1 प्लस जी लिखता हूं, दोनों में क्या फर्क है? जो डाटा गिवन है उस हिसाब से मैंने फार्मूला लिखना है। अगर उसने नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया हुआ है तो मुझे D1 लिखना है, और अगर करंट डेट का डिविडेंड दिया है तो मुझे D नॉट के साथ, ताकि मुझे इंफॉर्मेशन को पुट करते हुए प्रॉब्लम कोई ना हो। अब बताइए उसने डिविडेंड कौन सा दिया है? जस्ट पेड। डिविडेंड जस्ट पेड कौन सा होता है? जस्ट पेड। और टू बी पेड, टू बी पेड भी डी नॉट ही होता है। टू बी रिसेंटली टू बी पेड, जस्ट टू बी पेड, ये भी होता है। शॉर्टली टू बी पेड, ये भी डी नॉट है। जो होता है ना टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, वो होता है D1। रिसेंटली पेड और रिसेंटली टू बी पेड, शॉर्टली टू बी पेड, गोइंग टू, ये दोनों डी नॉट है। डिविडेंड पहचान लेना भाई। अब बताइए यहां पे अगेन, अब हमारा फार्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस डी नॉट दिया हुआ ना, D1 दिया होता, D1 लिखता, डिवाइडेड बाय, अब कैलकुलेट, हाँ प्लस जी, शाबाश। अब कैलकुलेट क्या करने वाला? पी नॉट रीपोजिशनिंग कर दें, ये प्लस जी तो जाके माइनस ही आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये नीचे आ गया। पी नॉट इंटू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। रीपोजिशनिंग समझ आए? फार्मूला डी नॉट कितना है? 10, 1 प्लस जी 1.05 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 0.15 माइनस जी 5%, 0.05 इज इक्वल टू 10 है 105। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का? किधर किया आपने, किधर किया? किया तो मैंने भी हुआ, आपने भी टेस्ट में किया, तो फिर हम टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? रिवाइज करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कैलकुलेशन साथ साथ करते रहे, कंसेप्ट रिवाइज भी तो करना है। 4
Z has 10,000 shares in issue. Dividend for the next 5 years expected to be constant at rupees 10 per share and then grow at 5% per annum to perpetuity. Cost of equity 15%. कैसे होगा? अब ये डिफरेंट ग्रोथ आ गई, डिफरेंट ग्रोथ सिचुएशन आ गई. पहले 5 साल कोई ग्रोथ नहीं, उसके बाद ग्रोथ है, ऐसा ही है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये आपको पता है कौन से वाले बनती है ग्राफ, क्या बनता है? ऐसे ही बनता है. ये ईयर 5 तक है, ईयर 5. अब क्या करना है हमने? पहले कैलकुलेशन करनी है, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ईयर 5 है. फिर उसके बाद ईयर 5 से डिस्काउंट कर देना है हर एक को. क्लियर? अब अलग अलग करें, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, अलग अलग की एनएफडी बना. कितने स्टूडेंट कहते हैं अलग अलग? हाथ उठाइए. कितनों का है एनएफडी बना के? एनएफडी बनाएंगे तो आपने कांस्टेंट की अलग बनानी है और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको अलग करना. अब इसमें पहले तो हम इसकी ग्रोथ वाले की कैलकुलेशन कर लेते हैं. इसमें डिविडेंड क्या होगा? Y1 का 10,000. डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 5 year एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट एट रुपीज 10 पर शेयर. इसका मतलब है जो यहाँ पे D0 होगा वो क्या हो, ये होगा 10. पहले साल का डिविडेंड मिलेगा, दूसरे साल का डिविडेंड मिलेगा 10, तीसरे का मिलेगा 10, चौथे का मिलेगा 10, पांचवें का मिलेगा 10, छठे का 10 नहीं मिलेगा. इसका मतलब है ये D0 है. ईयर 5 का जो डिविडेंड है ना 10, ये क्या यहाँ पे पहले यहाँ पे खड़े होना है, यहाँ पे खड़े होके अगली स्ट्रीम को डिस्काउंट करना है. तो इसमें D0 कितना आ गया? 10. ग्रोथ कितनी है? 5% डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15 और माइनस करो, ये सेम आ गया 105. यहां तक तो सेम है. इसका मतलब है अब आपके 6 कैश फ्लोज हो गए. 6 कैश फ्लोज कैसे हो गए? 5 डिविडेंड, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यहां पे छठा मार्केट वैल्यू उसके 105. इसकी एनओडी बन जाएगी डिविडेंड की और मार्केट वैल्यू को ज़्यादा डिस्काउंट कर देंगे 105. डिविडेंड कितना है? 10. जरा 10 की कैलकुलेशन करें. एनओडी क्या है? 15% के साथ है ना. कैलकुलेट करनी आती है क्या? करते हैं एनओडी कैलकुलेट करनी आती है? एनओडी कैलकुलेट करनी आती है क्या? क्या है प्रेजेंट वैल्यू? 33.52 एनवीटी की आ रही है और प्लस P0 इज इक्वल टू एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू जो क्या है 33.52 और फिर उसके बाद जो 105 है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 52.2. ये टोटल कितना हो गया? 72. शाबाश भाई, ये समझ आया. इसको मार्क कीजिए, इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए. ये क्वेश्चन अच्छा है. आपको इससे क्या याद आया? मुझे इससे जिम्बा याद आया. आपको क्या याद आया? नहीं, याद नहीं आया. क्यों नहीं याद आया? जिम्बा नहीं है आप. जिम्बा वाला क्वेश्चन किया था, उसमें यही प्रॉब्लम नहीं थी. मल्टीपल ग्रोथ स्ट्रीम थे तो हमने पहले ग्रोथ वाले को लादा सॉल्व किया, कांस्टेंट वाले को लादा किया. मेरे भाई सही कह रहे हैं हम. खाला के घर आए ना बच्चे, बिस्कुट भी मांगे, फिर जॉब भी मांगेगा. अगली बात तुझे पता है. चाहे शुक्र अदा कर, जो मिल जाए जिंदगी में शुक्र अदा किया कर, शुक्र अदा किया कर. देखा इधर काला काला क्या है इसमें?
पिया है तुमने, इसीलिए उसका रंग काला पड़ गया। ये देख रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा मैं। बिस्किट भी मांग रहे हैं, खिलाता हूँ तुझे। असाइनमेंट की है? ये असाइनमेंट रिटर्न की है? ये तो टेस्ट था तो टेस्ट की डिस्कशन होती घर से करके नहीं आए सॉल्व? पूछना नहीं था? क्वेश्चन टू की तरफ आइए। गिवन द फॉलोइंग डाटा अबाउट शेयर प्राइस, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नीचे इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? उधर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का, इधर कॉस्ट। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फार्मूले को हम रीपोजिशन करना पड़ता है। कॉस्ट कैलकुलेट करके रीपोजिशन करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग-अलग याद करें कि एक ही फार्मूला याद? उसको रीपोजिशन कर लें। जिंदगी को डबल अजाब में थोड़ी डालना है, सिंगल अजाब ही काफी है। अब पहला क्वेश्चन, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है? ₹150 एक्स डिविडेंड। खुश हो जाए, खुश क्यों हो जाए? फार्मूला में एक्स डिविडेंड ही यूज होता है और एक्स डिविडेंड ही कैलकुलेट होता है। डिविडेंड जस्ट पेड ₹7.5 विच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब हमें रीपोजिशनिंग की जरूरत ही नहीं है, यही आ गया पी नॉट। ओहो, ये तो विदाउट ग्रोथ है, तो सिंपल 150 एक्स डिविडेंड और डिविडेंड जस्ट पेड 7.5। तो फार्मूला क्या आ गया? 7.5 डिवाइडेड बाय 150 क्या हुआ? 5%। ढाई उधर गया 50 के साथ, 5%। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? मार्केट नेक्स्ट, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹165 कम डिविडेंड। कम डिविडेंड प्राइस क्या होती है? जिसमें डिविडेंड शामिल होता है। डिविडेंड शामिल होता है। डिविडेंड अबाउट टू बी पेड ₹15। अबाउट टू बी पे, अभी पे किया नहीं है, अबाउट टू बी पेड डी नॉट है। अकाउंटिंग में आपका फर्क होता होगा कि जो पे कर दिया है वो लायबिलिटी पेड, जो पे नहीं किया वो लायबिलिटी है। अकाउंटिंग में फर्क हो, जो पे हो चुका है वो लायबिलिटी नहीं है, जो पे करना वाला। फाइनेंस में नहीं फर्क, टू जस्ट पेड और टू बी पेड दोनों ही डी नॉट है। जो साल बाद वाला है वो D1 है। अब बताइए हमें जो यहाँ पे ये विद ग्रोथ है क्या विदाउट ग्रोथ? एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट विदाउट ग्रोथ, तो फार्मूला लिखें विदाउट ग्रोथ का। अब इसमें डी नॉट कितना है? 15 और पी नॉट कितना है? 165 नहीं है। क्यों नहीं है? ये कम डिविडेंड है। 165 माइनस 15 है एक्स डिविडेंड प्राइस। 165 माइनस 15 कितना हुआ? 150। 150 और ये कितना आ गया? 10%। 0.10 10%। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम तो आखिरी सवाल में आएगी। तो छोटे छोटे वार्म अप एक्सरसाइज है। मार्केट प्राइस पर शेयर ₹120 एक्स डिविडेंड। खुश हो जाए, खुश क्यों हो जाए? एक्स चाहिए ही एक्स डिविडेंड थी, आ भी एक्स डिविडेंड रही है। डिविडेंड जस्ट पेड ₹24, ये जस्ट पेड कौन सा डिविडेंड है? डी नॉट। विद एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5%। 5% क्या हुआ जी? ग्रोथ। अच्छा पहले मैं ग्रोथ वाला फार्मूला लिख, सबसे पहली चीज करेक्ट फार्मूला लिख दिया, आधा सवाल हो गया। एग्री करते हैं? अच्छा मुझे बताइए उसने डी, मैं ग्रोथ वाला फार्मूला लिखूंगा, इधर डी नॉट इंटू 1 प्लस डी लिखूं कि D1? क्यों? क्योंकि इसने इंफॉर्मेशन डी नॉट की दी है। डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय पी नॉट। आगे कुछ और आना है? आगे कुछ और आना है भाई? क्या आना है? प्लस जी, ग्रोथ है।
अब डी फॉर पुट करो फिगर सिंपल, डी नॉट कितना है 24 इंटू 1 प्लस 5% लिखूं, 1 प्लस 5%, ये ठीक है? अच्छा एक मिनट ठहरिए ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, 1 प्लस 0.05 लिखो, ये ठीक है? डायरेक्ट लिख देना 1.05। क्या मसला, छोटी छोटी कैलकुलेशन एडलाइज की तो कर सकते हैं आप, कि इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। टू बी ऑन सेफ साइड मैं 2 + 3 करके देख लूं 5 ही आता है ना, ऐसे करना चाहिए कि कौन फिर हो गया पेपर में करना पड़ता। ये डायरेक्ट छोटी छोटी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। बड़ा फार्मूला लिख दिया उसको पता चल गया, बड़ा फार्मूला लिख दिया ना आपने, उसको पता चल गया आप आगे क्या करने जा रहे हैं। इवन आप डायरेक्ट भी लिख देना आंसर, उसे पता चल गया आपने इस फार्मूले को यूज करते हुए आंसर लिखा है। लेकिन हम फिर भी उसे एक स्टेप में फिगर्स इनपुट करके दे देंगे। पी नॉट कितना है 120 माइनस 24, क्यों पर तो आपने यही किया था, वो कम डिविडेंड, ये ऑलरेडी एक्स डिविडेंड है ही नहीं तो निकालना क्या है, डिवाइडेड बाय 120 प्लस 0.05 26%, 26%। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब फोर्थ पे आ जाए, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स कैलकुलेट होता है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन है किसी भी कंपनी, लिस्टेड कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर स्टॉक, स्टॉक मीन्स इंटायर शेयर्स, किसी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या कहलाती है। यानी इसका मतलब यह मार्केट में इस कंपनी का इतना कैपिटल है, मार्केट में इस कंपनी का कैपिटल है, और ये मार्केट वैल्यू पे होता है, फेस वैल्यू पे नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 मिलियन, इसका मतलब है इस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। डिविडेंड जस्ट पेड रुपीज 1.5 मिलियन विच आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। बस एक ट्विस्ट है इसमें, क्या टोटल दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं, जिस फार्मूले से एक ही कास्ट कैलकुलेट टोटल की भी कास्ट कैलकुलेट हो जाए, और एक शेयर की कॉस्ट भी वही होगी, 10 मिलियन शेयर की कॉस्ट भी कॉस्ट वही होगी क्योंकि वो परसेंटेज में आती है। शाबाश। एक शेयर की का डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक शेयर की प्राइस और मिलियन शेयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय मिलियन शेयर की प्राइस सेम आएगा। तो फिर सबकी कर लेते हैं, एक की उसने वैल्यू नहीं दी हुई ना, टोटल दी हुई है। तो अब क्या होगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन कितना आया 15%। कैलकुलेशन करके दिखा दूंगे, ठीक है, टू बी ऑन सेफ साइड है। अब नहीं कैलकुलेशन करके दिखाऊं, अब बात है। A 5% irredeemable ₹100 preference share trading at ₹65, 5% irredeemable। हाँ ये करके दिखाएं, आपके पास 1 मिनट है। Issued at क्या है irredeemable, ये रिडीम एट पार होगा, ये ना रिडीमेबल एट पार होगा, ना रिडीमेबल एट डिस्काउंट होगा, ना रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा, ये होना ही नहीं है क्योंकि इरिडीमेबल है, इरिडीमेबल है। इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फाइनेंस में आपको बताया था, फाइनेंस में मार्केट वैल्यू हमने लेनी होती है, कॉस्ट नहीं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फारग हो गई, मर गई आज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। चाय नहीं इनको दी, इनका चाय का हिस्सा कौन पी गया।
अटेंटिव कॉस्ट ही रेलिवेंट होती है ना। हमने जहां पे भी फार्मूला देखे, जितने भी फार्मूला डिवाइडेड बाय प्राइस के साथ किया है, तो इधर आके क्यों कॉस्ट होगी, इधर भी प्राइस होगी। और इसकी प्राइस क्या है, ट्रेडिंग एट ₹65 इसकी प्राइस है। इसका डिविडेंड तो दिया ही नहीं है। अच्छा 5% डायरेक्ट इसकी कॉस्ट आ जाएगी। करें, कैलकुलेट करें। सबसे पहले डिविडेंड, फार्मूला सिंपल रहेगा हमारा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होना है, फेस वैल्यू से। ये याद रखें, फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है, प्राइस है। फार्मूला में अब $1,000,000 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फार्मूला में जब प्राइस यूज होनी है, फार्मूला में जब प्राइस यानी मार्केट वैल्यू यूज होनी है, तो फेस वैल्यू क्यों दी उसने, शाबाश, डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। तो करें, डिविडेंड क्या होगा, 5% इंटू 100, ₹5 डिवाइडेड बाय 65, कॉस्ट क्या होगी 7.69। कुछ समझ आई, 7.69। चलिए क्वेश्चन 2 में निपट गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब मुझे बताइए वही क्वेश्चन, अगर एक सिक्योरिटी इशूड एट नॉर्मली रिडीमेबल सिक्योरिटी, चाहे वो बॉन्ड हो या प्रेफरेंस शेयर, नॉर्मली रिडीमेबल सिक्योरिटी का कॉस्ट उसका IRR होता है। हम IRR कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि किसी रिडीमेबल बॉन्ड या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की IRR चुटकियों में कैलकुलेट हो जाए? जब भी वो इशूड एट पार हो, रिडीमेबल एट पार हो, तो IRR कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उसका कूपन रेट ही IRR है, कूपन रेट ही। अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो, अगर वो बॉन्ड है तो फिर कूपन रेट नेट ऑफ टैक्स उसकी कॉस्ट है। ये याद है, इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। चलिए क्वेश्चन 3, 2 में प्रॉब्लम तो नहीं कोई। क्वेश्चन 3, अब ये क्वेश्चन 3 कैसे डिफरेंट है 1 और 2 से? ये बॉन्ड्स की कैलकुलेशन करवाएगा, ऊपर शेयर की थी, एक में शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट कराई, दूसरे में शेयर की प्राइस कैलकुलेट कराई। अब ये बॉन्ड से रिलेट कर रहा है, क्या कैलकुलेट द करंट पोस्ट है कॉस्ट। अब इसमें कॉस्ट कैलकुलेट कराना ना सब में, तो मुझे लगता है उसने मार्केट प्राइस जरूर दी होगी, क्योंकि प्राइस के बगैर तो कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, स्टार्ट करें। कह रहा है टैक्स रेट 30%, फेस वैल्यू कितनी है 100। पहला केस 10% कूपन रेट इररिडीमेबल डिबेंचर इशूड एट पार। इररिडीमेबल डिबेंचर फार्मूला उधर था डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस, और अब क्या है यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस, लेकिन इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करना है। इसमें इंटरेस्ट कितना है 10% है ना, फेस वैल्यू 100 है, एनुअल इंटरेस्ट कितना आएगा 10% इंटू 100 10, नेट ऑफ टैक्स करेंगे 7 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, हाँ उसने नहीं बताया हुआ, जूम करेंगे फेस वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। तो 7 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया 7%। 7% देखे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट 10% इररिडीमेबल डिबेंचर ट्रेडिंग एट 85। हाँ अब ये वही है, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे, सिर्फ उसने फेस वैल्यू दे दिया। अब आप उसी तरह कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, वो आएगा 10, इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करेंगे आ जाएगा 7। अब 7 को 85 से डिवाइड करना है 8.24। क्लियर हुई। नेक्स्ट थर्ड 10% रिडीमेबल डिबेंचर ट्रेडिंग एट ₹74। अब देखे इशूड एट पार 100, इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है 74 रहेगा। रिडीमेबल एट पार भी ये असल में रिडीमेबल एट पार है, लेकिन इस वक्त जो उसकी वैल्यू है ये क्या है 74।
इस वक्त अगर कोई हमें इशू करता है, ये हमें इस वक्त आज के दिन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, इस वक्त हमें कोई इशू करता है, हम किसी को इशू करते हैं, किस वैल्यू पे करेंगे? एट पार पे करेंगे क्या? 74 पे करेंगे। मार्केट वैल्यू 74 है, इसलिए इसमें वो रूल नहीं लग सकता इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, तो कूपन रेट ही IRR, ये वो रेट नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इस वक्त उसकी प्राइस 2 डेज प्राइस डिफरेंट है। अगर ये उसने 74 प्राइस ना दी होती तो फिर हम कहते ये इशूड भी एट पार, रिडीम भी एट पार, इसका रेट। अब ये हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? 10% इंटू 100 इंटरेस्ट। अच्छा नहीं, एक मिनट अरे, रिडीमेबल डिबेंचर है, ट्रेडिंग एट ₹74 विद 3 years टू गो टू रिडेम्पशन एट। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? IRR रिडेम, हाँ स्टेप 3 कर लेंगे। कितना टाइम चाहिए आपको करने के लिए? 2 मिनट आपको दिए, कैलकुलेट कीजिए। मैं तब तक चाय का कप खत्म करता हूँ, आप लोग इसका IRR ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी IRR कैलकुलेट कीजिए इस अमाउंट की। और इसमें जो टर्मिनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? टर्मिनल हिंट सुन ले, टर्मिनल वैल्यू कितनी आएगी? 100, क्योंकि 100 पे रिडीम हो रहा है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो हर साल का कितना आएगा? 7, 10 नहीं 7 क्यों आएगा? नेट ऑफ टैक्स है। और आज की वैल्यू कितनी आएगी? प्रेजेंट जो है इनिशियल का 74, जिसको लेस करना है एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर हो गई सारी फिगर? एनपीटी से करेंगे कि इंडिविजुअल कैश फ्लो डिस्काउंट कर? 3 की भी एनपीटी लगा देंगे। सुभान अल्लाह, लगाइए फिर, मर्जी आपके जी। पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए जी। उम्मीद है आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। क्या आया IRR? 19.2% अप्रोक्सीमेटली। 4, 10% redeemable debenture trading at par with 3 years to go to redemption at par। चले अब फिर 3 मिनट की ब्रेक, फिर दोबारा IRR कैलकुलेट करें। अब नहीं ब्रेक करनी, क्यों नहीं? हाँ ये तो शॉर्टकट मेथड आ गया ना, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, तो इसका IRR यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% ही होगी। हाँ नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि ये बॉन्ड है, तो इसका जो कॉस्ट होगी या IRR होगा वो 7% है। 10% इंटू 1 माइनस 0.3, ठीक है, 7% कॉस्ट। 4, कंपनी हैज जस्ट पेड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹0.8। जस्ट पेड, इसके साथ लिखे ये क्या चीज है? डी नॉट। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट एनुअल डिविडेंड टू ग्रो बाय 3% ईच ईयर इन परपेचुइटी। ये 3% क्या हुआ? ग्रोथ रेट। द करंट शेयर प्राइस इज ₹1.55। ये क्या है? P नॉट। बताइए, उसने ये नहीं बताया ये एक्स डिविडेंड है कि कम डिविडेंड है, तो एज्यूम क्या करेंगे? नहीं, उसने बताया हुआ है, क्लियरली बताया हुआ है कि ये एक्स डिविडेंड है। जस्ट पेड का मतलब यही है, अभी अभी पे कर दिया है, तो ये साल बाद डिविडेंड मिलता है, ये हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी मिलता है। अगर डिविडेंड जस्ट पेड हो चुका है तो अब की जो मार्केट में प्राइस है वो एक्स डिविडेंड है। ये टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी शेयर्स इज 1.2 मिलियन। ये तो टोटल वैल्यू बता दी उसने, 1.2 मिलियन। अच्छा, फिर इसके बाद कंपनी हैज डेट कैपिटल ऑन विच यील्ड इज 7.8% बिफोर टैक्स। डेट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 7. ये बिफोर टैक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? नेट ऑफ टैक्स करना है। द रेट ऑफ टैक्स इज 30%। द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी डेट इज ₹350,000। अब आपको याद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का फार्मूला कैसे दिखाया था आपने? कॉलम जो बनाएंगे, कौन कौन सा कॉलम था? सबसे पहले कंपोनेंट रफ्सा बना लूं, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट। अच्छा, वेट बनाना ऑप्शनल है,
बनाना चाहे तो बनाए, मेरी रिकमेंडेशन है ना बनाए। पहले मैं बनाया करता था, अब नहीं बना, उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, टाइम उस पर ज़ाया होता था। हमारे सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, शेयर्स और डेट। शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितने हैं, 1000 में कन्वर्ट कर लें 1.2 मिलियन, और डेट की कॉस्ट क्या है जी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करें, कैपेम से करें या से डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से? ये कैसे पता चलता है कि हमने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है शेयर्स की? कैपेम, हाँ, अगर उसने रिस्क फ्री रेट दिया हो, बीटा दिया हो, रिस्क फ्री रेट दिया हो या बीटा दिया हो, तो कैपेम से हम हमेशा कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से नहीं करेंगे। अच्छा, उस सूरत में फिर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल किस लिए यूज होता है? सर वो जब हमने cost और जो profit वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे चूंकि उसने हमें रिस्क फ्री रेट और बीटा नहीं दिया हुआ, बस हम DVM तो हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कौन सा, ग्रोथ मॉडल कि विदाउट ग्रोथ? ग्रोथ मॉडल। फार्मूला क्या होगा कॉस्ट का? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी लिखो कि D1 लिखो? 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय डी नॉट। सॉल्व कीजिए। डी नॉट कितना है, ऊपर लिखा है शुरू में, हाँ जी, 0.18 इंटू 1 प्लस जी 1.03। मुझे बताइए ग्रोथ रेट है किधर, मेरी तसल्ली हो जाए। हाँ 3% ईच ईयर इन परपेचुअली डिवाइड बाय प्राइस पी नॉट क्या है 1.55। एक्स डिविडेंड है कि कम डिविडेंड, प्लस ग्रोथ 0.03। सॉल्व कीजिए 14. अब यहाँ पे कॉस्ट क्या आ जाएगी 14.96। मैं प्रेफर करता हूँ इसको 0.1496 लिखना, 14.96 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट की कॉस्ट क्या है, यील्ड उसने बता दिया 7.8%, लेकिन बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स क्या होगा? हाँ जी 0.078 इंटू 0.7, यही फार्मूला ना, 0.054 546, ये ले 546। अब क्या करना है, वेट तो इसकी एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, 1200 डिवाइडेड बाय 1550 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट 11.56। इसकी कॉस्ट क्या होगी, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू इसकी कॉस्ट 1.23। इन दोनों को ऐड कर लीजिए 12.79%। ये है जी हमारी कॉस्ट। इसमें असल चीज़ थी मार्केट वैल्यूज़ को यूज़ करना वेट कैलकुलेट करने के लिए। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट करनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मार्केट वैल्यू को यूज़ करना है। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेंथी, और ये है इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन। स्टार्ट करें इसको। कल तीसरे टेस्ट के साथ डिस्कस करना है इसको। अच्छा, आप फिर ऐसा कीजिए, इसको आपने घर से अटेम्प्ट करके लाना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गया ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मिलता जुलता क्वेश्चन हमने आप क्लास में प्रैक्टिस किया था, याद है? मिलता जुलता क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ है, तो इसलिए उम्मीद है आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आज आपने घर से लाजमी, टेस्ट में तो किया होगा, कितने स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था ये? हाँ, टेस्ट में आपने किया होगा, लेकिन कोशिश करें कि आज घर में भी इसको अटेम्प्ट करके लाएं, कंसेप्ट रिवाइज होंगे। याद रखें, क्वेश्चन दोबारा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को दोबारा करने से टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि कंसेप्ट पक्का होता है। प्रैक्टिस होती है। हाँ जी, प्लस बिल्कुल प्रैक्टिस होती है।
तो आपने इसको दोबारा, ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।